आज हम समाज की दो सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे ताकतवर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, परिवार और समुदाय। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सिर्फ परिभाषाएं नहीं बताते, बल्कि केरल से लेकर मेघालय और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक की कुछ ऐसी जमीनी कहानियों में ले जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और इन स्रोतों में एक बात पढ़कर तो मैं सच में चौंक गया। हम कजिन शब्द का कितना इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, बहुत ज्यादा। पर मजेदार बात यह है कि ज्यादातर भारतीय भाषाओं में इसके लिए कोई एक शब्द है ही नहीं। हम उन्हें भाई या बहन ही कहते हैं। सही बात है। ये छोटी सी बात अपने आप में एक पूरी कहानी है कि हम रिश्तों को कैसे देखते हैं, एक करीबी और सीधे जुड़ाव की तरह, न कि दूर के रिश्ते की तरह। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का मकसद भी यही है, इन कहानियों के जरिए ये समझना कि ये परिवार और समुदाय आखिर चलते कैसे हैं, कौन सी बोंद इन्हें जोड़कर रखती है, और सबसे जरूरी, बदलते वक्त के साथ ये कैसे बदल रहे हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं परिवार से, जिसे स्रोत मूलभूत इकाई या सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। हम सब जानते हैं भारत में मोटे तौर पर दो तरह के परिवार होते हैं, संयुक्त और एकल। लेकिन ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है। नहीं, सही कहा, ये पूरे इकोसिस्टम है। स्रोत परिवार को एक विद्यालय या पहली पाठशाला कहते हैं, और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। इसी पाठशाला में हम अनजाने में ही बहुत कुछ सीखते हैं। एक दूसरे की परवाह करना, अपनी चीजें बांटना और कभी-कभी अपनी इच्छाओं को दूसरों के लिए पीछे रखना। मूल्य। हाँ, मूल्य जैसे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग यहीं से हमारी आदत में आते हैं। और ये त्याग वाली बात सुनने में थोड़ी भारी लगती है, लेकिन केरल की शालिनी की कहानी इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। हाँ, वो कहानी बहुत अच्छी है। शालिनी एक संयुक्त परिवार में रहती है, अपने माता पिता, दादी, चाचा, चाची और चचेरी बहन के साथ। मौका था ओणम के त्योहार का और घर में तैयारी चल रही थी। लेकिन उस साल उसके चाचा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बिल्कुल। और जब शालिनी के माता पिता बाजार गए तो उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई के पूरे परिवार के लिए भी नए कपड़े खरीदे। जिसका असर यह हुआ कि शालिनी को वो रेशमी पोशाक नहीं मिली जिसका वो सपना देख रही थी। उसे एक सादी सूती पोशाक से ही काम चलाना पड़ा। जाहिर है, एक बच्ची के तौर पर उसे बहुत बुरा लगा। और यहीं पर परिवार की भूमिका सामने आती है। जब उसकी दादी ने उसे उदास देखा तो उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और समझाया। उन्होंने कहा, परिवार एक शरीर की तरह होता है। अगर एक हाथ को चोट लगती है तो दूसरा हाथ उसकी मदद करता है। खुशी तब होती है जब सब खुश हों, ना कि सिर्फ हम अकेले। और इस बात का असर हुआ उस पे? बहुत गहरा। जब शालिनी ने देखा कि उसके चाचा चाची और चचेरी बहन के चेहरे पर नए कपड़ों की वजह से मुस्कान है, तो उसकी अपनी निराशा खुशी में बदल गई। उसे अपनी सादी पोशाक भी अच्छी लगने लगी। ये कहानी सिर्फ त्याग का उदाहरण नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सामाजिक आर्थिक मॉडल को भी दिखाती है। मतलब ये कि ये त्याग असल में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। किसी एक सदस्य की आर्थिक तंगी पूरे परिवार को नीचे नहीं खींच पाती, क्योंकि सिस्टम में ही एक दूसरे को संभालने का इंतजाम है। एक तरह का अनौपचारिक बीमा। एकदम, जो भावनाओं और जिम्मेदारी पर चलता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आज के जमाने में, जहाँ हर कोई अपने सपनों और अपनी व्यक्तिगत पहचान को लेकर इतना सजग है, ये त्याग का मॉडल प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब परिवार छोटे हो रहे हैं और लोग शहरों में अकेले रह रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद करना सही है? देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश होती है, व्यक्तिगत आकांक्षाओं और सामूहिक भलाई के बीच। शालिनी की कहानी एक आदर्श स्थिति दिखाती है, लेकिन असल जिंदगी में इसमें तनाव भी होता है। पर जो मूल विचार है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी जिम्मेदारियां हमारे आसपास के लोगों से जुड़ी हैं, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, भले ही उसका रूप बदल गया हो। तो शालिनी की कहानी हमें पारंपरिक मूल्यों और भूमिकाओं के बारे में बताती है, लेकिन क्या ये भूमिकाएं पत्थर की लकीर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेघालय के एक गांव से हमारे पास तेंजिंग की एक ऐसी कहानी है जो इस सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि परिवार कितने लचीले और अनुकूलनीय हो सकते हैं। तेंजिंग की माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संस्था में काम करती हैं, जो घर की मुख्य कमाने वाली सदस्य हैं। तो फिर घर के काम? इसलिए उसके पिता घर की ज्यादातर जिम्मेदारियां संभालते हैं। वो घर की सफाई करते हैं, बागीचे की देखभाल करते हैं और अक्सर अपनी माँ के साथ मिलकर खाना भी बनाते हैं। और वहाँ ये कोई अजीब बात नहीं है। और ये सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं है।
घर में दादा दादी की भूमिका भी बहुत सक्रिय है। बिल्कुल। दादी बच्चों को कहानियां सुनाती हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका है। और दादाजी जो रिटायर्ड शिक्षक हैं वो बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका घर के बाहर भी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। स्रोत में जिक्र है कि दादाजी समुदाय के कामों में भी बहुत सक्रिय हैं। जैसे अगर गांव में बिजली की समस्या है तो वो संबंधित विभाग में जाकर बात करते हैं। अच्छा। जब एक तूफान से उनके पड़ोसी के घर को नुकसान पहुंचा तो उन्होंने सबके साथ मिलकर चंदा इकट्ठा करने में मदद की। तो मतलब परिवार और समुदाय दोनों में योगदान दे रहे हैं। एकदम। ये एक ऐसे परिवार की तस्वीर है जहां हर कोई, चाहे वो महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या जवान, अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहा है। इसमें एक और बात है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि तेनजिंग के माता-पिता घर के बड़े खर्चों पर मिलकर फैसला लेते हैं और भविष्य के लिए साथ में बचत भी करते हैं। साझा जिम्मेदारी? हाँ, ये साझा जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करता है। ये कहानी परंपरागत लैंगिक भूमिकाओं को तोड़ती है और दिखाती है कि परिवार का मतलब नियमों का एक सेट नहीं बल्कि एक टीम की तरह काम करना है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो मेघालय की सामाजिक संरचना, जहां कई समुदायों में मातृवंशीय व्यवस्था है, इस तरह की भूमिकाओं को स्वाभाविक बनाती है। सही है। ये हमें याद दिलाता है कि परिवार का कोई एक यूनिवर्सल मॉडल नहीं है। ये स्थानीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जरूरतों के हिसाब से अपना रूप बदलता रहता है। ये हर सदस्य के योगदान वाली बात हमें परिवार की इकाई से निकालकर एक बड़े दायरे यानी समुदाय की ओर ले जाती है। जब तेनजिंग के दादा अपने पड़ोसी की मदद कर रहे थे तो वे एक परिवार की सीमाओं से बाहर निकलकर समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो समुदाय बनता कैसे है? स्रोत बताते हैं कि जब एक जैसी सोच, जरूरत या पहचान वाले परिवार एक साथ आते हैं तो समुदाय बनता है। यह साथ आना त्योहारों में हो सकता है, शादियों में हो सकता है, या फिर रोजमर्रा के कामों में भी, जैसे खेती। हाँ, बिल्कुल। और ये समुदाय अक्सर पानी, जंगल या चारागाह जैसे साझा संसाधनों के इस्तेमाल के लिए कुछ अलिखित नियम बना लेते हैं जिन्हें सब मानते हैं। आपसी भरोसे और सहयोग पर आधारित एक व्यवस्था। एकदम। और इस सामूहिक शक्ति का एक अविश्वसनीय उदाहरण हमें मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भील समुदाय में देखने को मिलता है। हाँ, हलमा की परंपरा। बिल्कुल। ये इलाका सालों से पानी की भयानक कमी से जूझ रहा था। तालाब सूख गए थे, जमीन बंजर हो रही थी और लोगों को पलायन करना पड़ रहा था। स्थिति बहुत गंभीर थी। ऐसे में भील समुदाय ने अपनी एक सदियों पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का फैसला किया, जिसे हलमा कहते हैं। जिसका मतलब क्या है? हलमा का सीधा सा मतलब है, जब कोई व्यक्ति या परिवार संकट में हो तो पूरा समुदाय बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद के लिए एक साथ काम करता है। और उन्होंने इस परंपरा को एक विशाल रूप दिया। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर हजारों की संख्या में पेड़ लगाएंगे और बारिश के पानी को बचाने के लिए बड़े बड़े तालाब और खाइयां खोदेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि हजारों लोग इस काम के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने ये सब बिना किसी मजदूरी या पैसे के किया। पूरी तरह से स्वैच्छिक। हाँ। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनका जवाब था, ये धरती माँ के प्रति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। क्या बात है! ये अद्भुत है। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रथाएं जलवायु परिवर्तन जैसी आधुनिक समस्याओं का समाधान दे सकती हैं। हलमा का मूल विचार सबकी भलाई के लिए सामूहिक कार्यवाही एक मजबूत समुदाय का सार है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इस काम को जमीन पर उतारने वाले सामाजिक कार्यकर्ता महेश शर्मा को उनके प्रयासों के लिए 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली। हाँ। इसी तरह की सामुदायिक भावना का एक और उदाहरण स्रोत में 2015 की चेन्नई बाढ़ के समय का दिया गया है, जब पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। कई आध्यात्मिक और धार्मिक संगठन आगे आए और उन्होंने जाति धर्म देखे बिना हजारों जरूरतमंदों के लिए खाना बनाने और उसे बांटने का काम किया। ये भी तो एक तरह का हलमा ही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि समुदाय की भावना किसी एक जनजाति या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये संकट के समय उभर कर सामने आती है। लेकिन एक सवाल है, क्या समुदाय सिर्फ ग्रामीण इलाकों या पारंपरिक समाजों में ही मौजूद है? मतलब क्या शहरों की भागदौड़ भरी अजनबी जिंदगी में भी समुदाय बन सकते हैं? हाँ, यही सबसे दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब हमें अहमदाबाद में कमल परमार की कहानी से मिलता है। ऑटो वर्कशॉप वाले? हाँ।
कमल एक ऑटो वर्कशॉप चलाते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी वर्कशॉप के पास सड़क पर बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके माता पिता मजदूरी करते हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है। कमल को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपना काम खत्म होने के बाद हर शाम उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इंतजाम करते थे। अच्छा। शुरुआत कुछ बच्चों से हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी फुटपाथ क्लास इतनी लोकप्रिय हो गई कि वहां नियमित रूप से 150 बच्चे आने लगे। 150? हाँ। और फिर जो हुआ वो समुदाय की ताकत को दिखाता है। क्या हुआ? कमल की इस पहल को देखकर आसपास के लोग भी प्रेरित हुए। एक स्थानीय स्कूल के शिक्षक और कुछ बड़े छात्र भी स्वेच्छा से उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ गए। वाह। किसी ने किताबें दान की तो किसी ने स्टेशनरी का इंतजाम किया। एक अकेले इंसान की करुणा ने एक पूरा समुदाय बना दिया। ये एक आधुनिक शहरी समुदाय का बेहतरीन उदाहरण है ना? हाँ, जो एक साझा उद्देश्य यानी शिक्षा के इर्द गिर्द बना है। इस समुदाय की नींव रिश्तेदारी या भूगोल पर नहीं, बल्कि करुणा और एक साझा लक्ष्य पर रखी गई थी। ये दिखाता है कि समुदाय की परिभाषा कितनी लचीली हो सकती है। आजकल शहरों में हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA जैसे नए समुदाय भी देखते हैं, जो सफाई या सुरक्षा जैसे मुद्दों के लिए अपने नियम बनाते हैं। ये भी एक तरह का आधुनिक समुदाय ही है। अंत में स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि समुदाय कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं। यह जाति पर आधारित हो सकता है, जैसे मुंबई का पारसी समुदाय। यह धर्म पर आधारित हो सकता है, यह पेशे पर आधारित हो सकता है, जैसे गांव का किसान समुदाय। या फिर ये कमल परमार की मामले की तरह एक साझा मिशन पर भी आधारित हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी समुदाय एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है। शहर को गांव के किसानों की जरूरत है और गांव को शहर में बने सामान की। एक समाज इन अनगिनत समुदायों के आपसी ताने बाने से ही बनता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने परिवार की परिभाषा से शुरुआत की, फिर भारतीय भाषाओं में रिश्तों की गहराई को समझा। हमने केरल में शालिनी के त्याग से लेकर मेघालय में तेंजिंग के परिवार के बदलती भूमिकाओं को देखा। और फिर हमने इस विचार को बड़ा करते हुए मध्य प्रदेश के भील समुदाय की सामूहिक शक्ति और अहमदाबाद में एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए शहरी समुदाय की प्रेरणादायक कहानी को जाना। ये सभी कहानियां और स्रोत हमें एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि परिवार और समुदाय अपने अलग अलग रूपों में हमें एक समर्थन प्रणाली, एक पहचान और एक साझा उद्देश्य देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी भलाई एक दूसरे पर निर्भर करती है। ये सब कुछ एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। हाँ, आज की इस तेज रफ्तार और ज्यादा व्यक्तिवादी दुनिया में, जहां हम अक्सर अपनी पारंपरिक जड़ों से दूर नए शहरों में रह रहे हैं, हम जुड़ाव और अपनेपन की इस मूलभूत मानवीय जरूरत को कैसे पूरा कर रहे हैं? क्या हमारे दोस्त हमारा नया परिवार बन रहे हैं? क्या हमारे ऑनलाइन ग्रुप्स या हॉबी क्लब्स हमारे नए समुदाय हैं? हम परिवार और समुदाय के कौन से नए रूप बना रहे हैं?